हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के जो एसएससी जे में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और टॉपिक क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। माय नेम इज यशवनी पटेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेस इन वॉल्यूम बाय 127 by 273rd of their original volume at 0 degree for every 1 degree change in temperature when pressure remains constant। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में। हमें पता है कि जो परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे ये प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ हो गया। अब बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये हो जाता है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, इसे हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं। जूल्स लॉ क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही हम जूल्स लॉ बोलते हैं। और गेलुसाक लॉ क्या होता है, तो जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर। इसको हम गेलुसाक लॉ बोलते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो लेट्स चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। जीरोथ लॉ क्या डिफाइन करता है, ये आपका जीरोथ लॉ है, क्या डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ हमारा बताता है टेम्परेचर मेजरमेंट। जो हमारा थर्मामीटर होता है और क्या तो उसका बेसिक प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, और जीरोथ लॉ पे वर्क करता है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या डिफाइन करता है, काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जूल्स लॉ भी इसी को बोलते हैं। और इसी फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। हमारा सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, ये हमारा, इसको हम डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। ये हमारा एंट्रोपी बताता है, रैंडमनेस बताता है। ये इसे हमें क्या है, इसे हम क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। इसको हम क्वांटिटेटिव लॉ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, इसको हम क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इस ये कॉन्सेप्ट देता है हीट फ्लो का, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट फ्लो हमारा जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस टेम्परेचर। फिर क्या है, द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर, एनटीपी का क्या फुल फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा दो होता है, एक होता है एनटीपी, दूसरा होता है एसटीपी। तो एनटीपी का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि आंसर हमारा ये होगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, तो एनटीपी हमारा जो होता है 293.15 केल्विन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। बट एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तब आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए।
इसका टेम्परेचर जो होता है हमारा 273.15 केल्विन, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर हमारा क्या होता है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा एसटीपी होता है, ये हमारा एनटीपी होता है। एनटीपी स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए क्या बनाता है। मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर क्या बनाता है। अगर आप, ये ग्लास है, ग्लास है, इसमें वाटर है, अब हमने इसमें क्या डाल दिया आइस का क्यूब डाल दिया ऐसे ऐसे। अरे भाई आप ड्रिंक करते होंगे तो इसमें क्या रहता है, जब आइस का हम क्यूब डालते हैं तो कौन सा मिक्सर बनेगा, होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस। एक मिक्सर हमारा ये है आइस प्लस वाटर, और दूसरा मिक्सर है हमारा, इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक मिला दिया है, सॉल्ट। ये हमारा सॉल्ट प्लस वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो अब ये बताओ हम किसको होमोजीनियस बोलेंगे, किसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो जो हमारा आइस एंड वाटर है, ये हमारा मिक्सर क्या बनाता है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। कैसे होता है अभी बताते हैं। सॉल्ट एंड वाटर हमारा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सर होगा, होमोजीनियस मिक्सर होगा। क्यों होगा, देखो जब हम आइस और वाटर को एक ग्लास में रखे हैं तो इसमें क्या, इसका फेज अलग है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अगर किसी भी मिक्सर में दो फेजेज हैं तो हमारा क्या मिक्सर होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा, मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो हमारा मिक्सर है वो थ्रू आउट, ये पूरे सिस्टम में, ये पूरे ग्लास में क्या है, साल्ट एंड वाटर का मिक्सर क्या है, रेशियो क्या है, सेम है। इनका हम कहीं भी देखेंगे तो इसका जो यूनिफॉर्म मिलेगा हमें, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये यूनिफॉर्म मिलेगा। तो हमारे क्या होगी, होमोजीनियस है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, होमोजीनियस मिक्सर के हैं। हेट्रोजीनियस के मिक्सर के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका है सैंड एंड ऑयल, सॉल्ट एंड ऑयल, सॉल्ट एंड ऑयल, ये तो क्या है, दोनों मिलेंगे नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म है हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम इट इज कॉल्ड। देखो हमारा तीन ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। यूनिवर्स की बात नहीं, अभी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, ना तो मास ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। तब इसमें क्या कह रहा है, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system it is then called। इसको हम क्या कहेंगे, ना तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। यूनिवर्स क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है कोई, तो ये हमारा क्या होता है, बाउंड्री होती है। तो जो हमारा सिस्टम प्लस बाउंड्री मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, कह रहा है बॉयल्स लॉ। अब हमें पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या होता है। इफ प्रेशर इंक्रीजेज बाई 1%, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कितना, 1%, द द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में उसके कितना चेंज होगा, देखते हैं। अब देखो कह रहा है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है,
पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वी हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। अब देखो पहले कह रहा है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेज बाई 1%, हमने मान लिया कि P1 हमारा क्या है, V है, सॉरी P1 हमारा क्या है, P है, और V1 हमारा क्या है, V है। इसको हमने P मान लिया, V1 हमने मान लिया V। अब P2 की बात कर रहा है, P2 क्या कर रहा है कि 1% इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में क्या है 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1% हमारा क्या, 100% हमारा क्या होता है, 100 होता है, ये हमारा टोटल परसेंट है। अब इसमें हमारा क्या है, 1 को इंक्रीज कर रहे हैं, 1% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 101 बाई 101 पी हो जाएगा, 101 पी। या तो आप इसको ऐसे मत करिए, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। हमने P को मान लिया 100, P1 को हमने मान लिया 100 P है, तो P2 क्या हो जाएगा 101 P, क्योंकि कितना इंक्रीज हो रहा है 1%। अब V2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से फार्मूला ये है P1 V1 बराबर P2 V2। तो रख देते हैं, P1 की वैल्यू क्या है 100 P, अब V1 की वैल्यू क्या है 100 P, V1 की वैल्यू क्या है इंटू V बराबर P2 की वैल्यू क्या है 101 P इंटू VT कैलकुलेट करना है। P से P कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ पे 100 बाई 101 P इज इक्वल टू VT। तो हमारा कितना चेंज होना चाहिए, वैल्यू में कितना चेंज होना चाहिए, सॉरी ये होगा हमारा V, तो वैल्यू में कितना चेंज होना चाहिए 100 बाई 101। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन ए टेम्परेचर स्केल एज 130 डिग्री P and -20 डिग्री P respectively. What will be the reading on the scale corresponding to 60 डिग्री on Celsius scale? हमें पता है सेल्सियस स्केल पे दो जैसे ये हमारा क्या फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर इधर क्या है, हमने कौन सी स्केल लिया है पी, जो हमारा स्केल क्या है इसे डिग्री पी है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है 130 डिग्री पी, यहाँ पे क्या है माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है -20 डिग्री पी। अब कह रहा है कि जब 60 डिग्री सेल्सियस स्केल पे क्या हो 60 डिग्री हो, 60 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस स्केल पे क्या होगा, इस स्केल पे क्या, इसको हमने एक्स मान लिया। तो अब सिंपल से कैलकुलेशन है कर लेते हैं। तो इसको क्या कर देंगे 100 माइनस 0 अपॉन 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 130 माइनस, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है -20 डिवाइडेड एक्स माइनस -20 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हो जाएगा 100 बाई 60 इज इक्वल टू 150 बाई एक्स प्लस 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, या सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 1, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिग्री पी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमें एक स्केल बनानी है सेल्सियस स्केल और दूसरा जिस स्केल पे पूछा गया हो। तो हम सेल्सियस स्केल पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारा क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको बना लिए। अब इस पे हम दिया है बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री पी और फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री पी, इन दोनों को मेंशन कर लिया। अब किस पे पूछा है 60 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, इसकी करस्पॉन्डिंग इस पे वैल्यू क्या होगी, हमने ये एज्यूम कर लिया। फिर इसको सिंपल मैथमेटिक्स ये लगा के हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में देखें, एक होती है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये हमारा मास और साइज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने टेम्परेचर ले लिया, प्रेशर ले लिया, थर्मल कंडक्टिविटी ले लिया, डेंसिटी ले लिया, ये सब क्या है, हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप किसी एक ग्लास में वाटर ले लें, सिंपल एग्जांपल देखना है। हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, इसमें वाटर है, माना इसका टेम्परेचर हमने कितना रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी वाटर को हमने कितने गिलास में कर दिया, ये 1 लीटर वाटर था, एक हमारा क्या था, ये 1 लीटर वाटर था। अब इसी को हम किस में रख दिया, 2 ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमने 2 ग्लास में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कितना है 0.5 लीटर, इसमें भी क्या है 0.5 लीटर, लेकिन इसका इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ये होगा 30 डिग्री सेल्सियस, इसका भी क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, इसमें साइज इसकी बदल गई, इसमें बदला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मास हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 लीटर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, आधा लीटर हो गया, ये भी क्या हाफ लीटर हो गया, तो ये हमारा वॉल्यूम कम हो गया। मीन्स जो चीज वेरी करे उसके मास या साइज पे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो वेरी नहीं करता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये 30 डिग्री सेल्सियस इस पे भी है, 30 डिग्री सेल्सियस इस पे भी है। और एक क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सबस्टेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। देखो, अगर कोई अपने घर से निकला घूमने, ये शाम को फिर से घर पे आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये क्या है, ये यहाँ से गया, ये ऐसे रास्ते कवर करते हुए ऐसे आया, ये हमारा ऐसे आ गया, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसको हम अगर ये, क्योंकि यही हमारा क्या है, इसका ओरिजिन भी है और यही इसका लास्ट पॉइंट है, तो इस साइकिल इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, उसका मोमेंटम सीज हो जाता है, मोमेंटम सीज हो जाता है, तो उसका मतलब है कि आपका यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू जीरो। इसका मतलब तो यही होगा कि जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू जीरो। जो हमारा काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो है, मॉलिक्यूल्स का जो हमारा मोमेंटम है वो सीज हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेंथ का बी। 11 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गैल-लुसाक लॉ ऑफ फॉर परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज एज। देखो, हमने बताया है गैल-लुसाक का लॉ क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, यहाँ पे वी क्या है, कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। और ये टेम्परेचर हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और ये प्रेशर भी क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अब क्या है, जब हमारा गैल-लुसाक के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तब क्या होगा, प्रेशर कैसे वैरी करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कब, जब इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11th का सी। 12th देखते हैं। थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय कैरेक्टर ऑफ मोशन। किसी भी मॉलिक्यूल को हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके क्या, उसका स्टेट हम डिसाइड कर सकते हैं कैरेक्टर ऑफ मोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. This is according to, देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट हो। जूल्स लॉ हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। गेलुसाक क्या कहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। बॉयल्स क्या कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक, तब हमारा एवोगैड्रो बच रहा है। एवोगैड्रो हमारा क्या कहता है, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 13 का बी। 14 देखते हैं, ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अगर हो वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, रिटर्न करे, सेम फॉलो। जैसे ये हमने कोई पाथ बनाया, ये है पाथ, ये ऐसे आया और ये ऐसे ही रिटर्न हो जाए इसी पे, और कुछ इफेक्ट ना छोड़े अपने सराउंडिंग पे। इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। क्या कंडीशन क्या है, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, तो ये क्या हो, इसको कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कि ये ऑलमोस्ट क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। हर स्टेट क्या होता है इसका, इक्विलिब्रियम में होता है। और इस जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसको हम कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम ऐसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारा कोई बार इरिवर्सिबल है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कह रहा है लीव्स नो हिस्ट्री ऑन द इवेंट इन सराउंडिंग। हमने बताया था कि अपने सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स्ड पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। हाँ, वही सेम स्टेट को फॉलो करोगा कब, रिवर्स्ड पाथ पे। जब वो रिटर्न हो रहा होगा तो वही पाथ को फॉलो करेगा जैसा कि फॉरवर्ड पाथ पे था। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। फिर ये क्या है, 15 क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू। अभी हमने बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा मास पे डिपेंड करे या फिर साइज पे डिपेंड करे, वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, जो हमारा मास या फिर साइज इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। एग्जांपल भी दे रखा है, वॉल्यूम हमारा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का है। टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, प्रेशर भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 16 कह रहा है कि टोटल हीट ऑफ सबस्टेंस इज आल्सो नोन एज, इस टोटल हीट ऑफ सबस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। 17th क्या है, ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन। कोई भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, इसके लिए हमारी क्या है, 3 कंडीशन है। पहला क्या है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो, और सॉरी इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट, हाँ देखो ये एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन इसके इनकरेक्ट आ गए हैं। अब देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारी 3 कंडीशन क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारा 3 कंडीशन है। एक है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दूसरा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तीसरा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सही है। दूसरा ऑप्शन आपका होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा,
ये ना होके आपका आंसर डी होगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब हमारी तीनों कंडीशन इक्विलिब्रियम के सेटिस्फाई होंगी, तभी हम उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर टेम्परेचर इक्वल है उसे थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन इक्वल है तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, फोर्सेज और प्रेशर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। 18th क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। क्या है ये, देखो जो हमारे, एक तो ये हमारी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सभी हमारी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो हमारी क्या होती है पॉइंट फंक्शन होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है पॉइंट फंक्शन होती है। यहीं पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये हमारा क्या होता है पाथ फंक्शन होता है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वर्क एंड हीट, ये हमारे क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। पॉइंट फंक्शन हमारा जैसे क्या है टेम्परेचर, पॉइंट फंक्शन हमारा क्या है जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है पॉइंट फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट, एट वेरी लो ऑल गैसेज एंड वेपर, ये होगा एंड वेपर, ऑल गैसेज एंड वेपर अप्रोचेज आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर हमारा कब शो करता है, कोई भी गैस या रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करेगी, जब क्या है लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो, तभी कोई भी गैस क्या करती है आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो पहला ऑप्शन क्या है एट वेरी लो टेम्परेचर, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या है एट वेरी लो वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये भी गलत हो जाएगा। या फिर थर्ड देखते हैं एट वेरी लो प्रेशर और डेंसिटी, इसे देखते हैं। फिर क्या एट वेरी लो प्रेशर और वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कम नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम उसमें ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एट वेरी लो प्रेशर एंड डेंसिटी, ऑप्शन आपका सी होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताती है, यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या बताती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ एनी मटेरियल अलाउड टू गेट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्टिविटी यही बताता है कि कौन क्या कितनी तेजी से हीट को ट्रांसफर करेगा किसी भी बॉडी, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीट ट्रांसफर करता है, जिसका कम होता है वो कम हीट ट्रांसफर करता है। जैसे आप स्टील ले लो, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वुड, वुड की क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, वो कम हीट ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होती है सॉलिड आइस की। क्यों, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इसमें आपको जो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सॉलिड आइस की होती है। 21 क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द सैचुरेशन टेम्परेचर Ts, ये होगा हमारा Ts डिग्री सेल्सियस एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। देखो क्या दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, अब हम हीट कर रहे हैं, अब हीट कर रहे हैं सैचुरेशन टेम्परेचर तक का, तो ये हमारा टेम्परेचर क्या है पहले क्या है टी इनिशियल क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, टी फाइनल क्या है टी एस टी सैचुरेशन डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या हो गया इन दोनों समय क्या मिल डेल्टा टी मिल रहा है। तो अब देखो जो हमारा लेटेंट हीट होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से, असेंसिबल हीट क्या होता है एम सी डेल्टा टी। तब आप ऐसे भी बता सकते हो कि डेल्टा टी किस में आता है, टेम्परेचर डिफरेंस किस में आता है सेंसिबल हीट में। ऑप्शन आपका क्या होगा सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट के लिए क्या होता है एम एल होता है। अब देखो ये जो है लेटेंट हीट का यूज वहां पे होता है जहां पे फेज चेंज होता है, जब क्या होता है फेज चेंज होता है। और सेंसिबल हीट तब होता है जब क्या होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो सेंसिबल हीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है 0 डिग्री आइस से
0 डिग्री वाटर बना। तो यहाँ पे क्या देखो टेम्परेचर, फिर क्या है यहाँ पे 100 डिग्री वाटर बना। अब यहाँ पे बताओ कौन सेंसिबल हीट होगा, कौन लेटेंट हीट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसका फेज चेंज हुआ, आइस से वाटर हुआ है, ये हमारा क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। अब यहाँ पे देखो 0 डिग्री वाटर किस में गया है, 100 डिग्री वाटर में, मीन्स इसका टेम्परेचर चेंज हुआ हुआ ना कि फेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसिबल हीट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या देखो, कैलोरीज इज मेजर ऑफ, कैलोरी किसी की क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट, कितने क्वांटिटी ऑफ हीट है, यही तो कैलोरी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, अभी ये क्वेश्चन हमने बताया ना, जो कोई भी गैस है आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब करेगी, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इस पे कोई भी गैस हमारी क्या करेगी, आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगी। तो ऑप्शन क्या है आपका, पहले देखते हैं। वैक्यूम कंडीशन, ये कोई कंडीशन नहीं है। लो प्रेशर कंडीशन, हाँ ये है। हाई प्रेशर, ये भी नहीं है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर नहीं। अगर यहाँ पे क्या होता, लो प्रेशर होता, लो प्रेशर होता एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन होता, तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन ये सही हो जाता। और ये क्या है, लो प्रेशर कंडीशन है, तो इसमें हम आपका हमारा आंसर क्या होगा, 23rd का बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन किसे बोलते हैं, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। थ्रोटलिंग ही हमारा है जो है ना, एक्सपेंशन थ्रू, एक्सपेंशन थ्रू वेरी माइन्यूट अपर्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन थ्रू वेरी नैरो पास, थ्रू नैरो होल या नैरो पास जो भी बोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोटलिंग हो जाएगा। कह रहा है कि एक्सपेंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर, तो हमारा क्या थ्रोटलिंग हो जाएगा। ये तो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, ये सब कुछ नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन आपको हम बता दिया कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। 25 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, टू प्रेशर। कह रहा है कि वॉल्यूम है किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। इफ द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट, फिर क्या दूसरा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ होता है, हमने अभी आपको बता दिया, हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ है। कौन सा लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है। और जूस लॉ हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है। गेल्सॉक लॉ होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कवर किया है। आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकते हैं, उसको आप कमेंट में करके जरूर बताएं। कमेंट करेंगे तो हमें अपने डाउट्स क्या है, हमें हमें हमारी कमियां पता चलेंगी। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो, आप कैसे कवर करना है, क्या करना है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग विद रजनीश, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।